आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे सारिका आंटी को। सारिका आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल, और सबको भी जय गुरु जी मेरी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी का है आज ये सेवा बख्शने के लिए, वो भी बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पर, जिसके लिए मैं बहुत ही ऑनर्ड, बहुत प्रिविलेज्ड, बहुत हम्बल्ड फील करती हूँ कि ये सेवा मिली है सबसे पहले। और उसके बाद मुझे पता है सब बहुत मॉडेस्ट होते हैं और इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, पर मैं कुणाल अंकल को भी थैंक यू करना चाहूंगी, जो मीडियम बने हैं ये सेवा देने के लिए, तो उनका भी शुक्राना। और ये आज सत्संग कर पाना अपने में एक सत्संग है। कुणाल अंकल को ये पता है कि ये बात चल रही थी मंडे और ट्यूसडे के लिए, और मैं दोनों पे कमिट नहीं कर पा रही थी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरा छोटा सा बेटा है, वो 1.5 साल का है, और उसकी तबीयत संडे को खराब हो गई, और यहाँ पे उसको डे केयर नहीं भेजा जा सकता, और घर पे कोई उसको देखने के लिए था नहीं, और मुझे ना बोलते हुए सत्संग को बहुत बुरा लग रहा था कि ये सेवा मिली है और मैं इसको कर नहीं पा रही हूँ। एंड बहुत भारी मन से मैंने कल फाइनली अंकल को मना किया कि परसों के मैं ट्यूसडे वाला, तो ट्यूसडे की भी बात चल रही थी, वो भी नहीं हो पाएगा बिकॉज उसको कोई देखने के लिए है नहीं। एंड मैंने बस अंकल से कहा, अंकल एक काम करते हैं फिर, कि कोई चांस नहीं लेते कि लास्ट मिनट ये ना हो कि कोई ना कर पा रहा हो, आपको कंफर्म चाहिए। और अंकल ने मेरा बहुत वेट किया लास्ट तक, लेकिन समहाउ नहीं हो पाया और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मंडे मेरा बर्थडे है और गुरुजी ने ये सेवा बख्शी, और भी बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में जिसके लिए मैं इतनी खुश थी कि ये सेवा आई, और मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसका बुरा लग रहा था। मैंने फाइनली जब अंकल से कहा कि अंकल मैं नहीं कर पाऊंगी, आई हैव टू लेट गो ये सेवा, तो मैं कहा किसी और टाइम के लिए मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगी और फिर कर लेंगे, लेकिन चाहूंगी जरूर ये करना किसी दिन। और अंकल ने कहा कि हाउ अबाउट आज वेंसडे के लिए। मैंने कहा आज के लिए भी अवेलेबल है? तो उन्होंने कहा हाँ, वो जिन्होंने करना था वो नहीं कर पा रहे आज। एंड आई सेड प्लीज ये हो जाए तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि आज के लिए मुझे हेल्प मिल रही थी किसी की जो आके उसको देख सके मेरे बेटे को। एंड मैंने बस जल्दी से उनसे कंफर्म किया और अंकल को कहा हाँ आज मैं कर लूंगी इसी तरह। तो फिर वो ऑफिस था, वो गुरुजी ने कैसे करा दिया। सोचिए व्हाट आर द ऑड्स के मुझे लगा सिर्फ मंडे और ट्यूसडे का स्लॉट अवेलेबल है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और सडनली वेंसडे का निकल आया जो किसी और ने करना था और नहीं हो पाया। गुरुजी ने सुन ली है, और तो इसलिए थैंक्स उनका भी, और फिर से कुणाल अंकल का, ये सब पेशेंटली वेट करने के लिए, कराने के लिए। हाँ, थोड़ा मैं पहले से शुरू करूंगी कि एंड प्लीज अगर कभी भी आपको लगे कि आवाज क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, एंड ताकि मैं जो भी है ठीक कर सकूं। मैं गुरुजी से, जो मैं फिजिकली मिली थी गुरुजी से जुड़े तो खैर पता नहीं कब से, जो मुझे लगता है बचपन से ही शायद, लेकिन जब मैं मिली थी गुरुजी से वो था मार्च 18, 2005। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी आपको कि मैं तो इतना कुछ भगवान में भी नहीं मानती थी, तो आप ये तो छोड़ ही दें कि किसी गुरु के पास जाना और सब कुछ। और धीरे धीरे एक हायर पावर में यकीन आने लगा था, लेकिन फिर भी मंदिर जाने को कभी मन नहीं करता था, कुछ मैं फील नहीं कर पाती थी जब मैं मंदिर जाती थी। तो और हुआ कुछ ऐसे कि मैं ये जब जिस पीरियड की मैं आपको बात बता रही हूँ, मार्च 2005, ये मेरे लाइफ का एक्चुअली बेस्ट पीरियड चल रहा था। मुझे कुछ चाहिए नहीं था, हर चीज सही चल रही थी लाइफ में। एंड मैं अपना MBA खत्म करने वाली थी, मुझे जॉब भी मिल चुकी थी, जो मुझे चाहिए थी मिल चुकी थी। खत्म करने से पहले, कोर्स खत्म करने से पहले, जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें मुझे मिल गई थी मेरी जॉब। लेकिन जो मेरी एक फ्रेंड है उनको इसी टाइम पे मिली जॉब, मार्च में। एंड वो, उनकी फैमिली गुरुजी के फॉलोअर हैं। तो जब उनको जॉब मिल गई तो उन्होंने मुझसे बोला दैट मुझे गुरुजी को थैंक यू करने जाना है। मैंने कहा गुरुजी कौन है? एंड देखिए दिल्ली में, मैं दिल्ली में बॉर्न नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी एजुकेशन सब दिल्ली में ही हुई है।
और मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये उनकी महानता है कि वो अपने बारे में आने नहीं देते थे मीडिया में, न्यूज़पेपर में, कहीं कोई प्रचार ऐसे मैंने उनका देखा नहीं कभी। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज तक मैं ये नहीं समझ पाई हूँ कि जब उसने मुझसे कहा कि वो जा रही है तो पता नहीं मैंने क्यों कहा कि मुझे भी ले चलो, जबकि मैं इस सब में बिलीव नहीं करती हूँ। ऐसा लगा जैसे कुछ अंदर से बोल रहा हो जाओ। तो मैंने उसको कहा मैं भी साथ चलूं, क्योंकि उसने मुझे कुछ सत्संग सुनाए अपने फैमिली के, और वो मुझसे कहती है आज तक पता नहीं मैंने भी तुमको क्यों सुनाया, क्योंकि मैं तो किसी के साथ बात भी नहीं करती हूँ गुरुजी के बारे में। तो मैं इसको ये मान के चलती हूँ कि गुरुजी का बुलावा था। और इन्होंने 16 मार्च को मुझसे बोला दैट मैं जाना चाह रही हूँ, और 18 मार्च जो कि फ्राइडे था 2005, ये मुझे लेकर गए एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास। मुझे कुछ खास अंदाजा नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। मैंने कहा जो बाकी सब कर रहे हैं मैं कर लूंगी उनके पीछे पीछे रिस्पेक्ट में। तो मैं वैसे चाय नहीं पीती हूँ और स्पाइसी खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन क्योंकि हमें सिखाया जाता है बचपन से जो प्रसाद है आप उसको जैसे है लेते हैं। जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट आई तो मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। वहां पहुंच के ही बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आज तक आपको नहीं बता सकती हूँ कि आज भी मैं आंखें बंद करती हूँ और अगर मैं वो पूरा नजारा सोचती हूँ अपने दिमाग में, तो हेवन क्या चीज होगी मुझे लगता है शायद अ, इससे इसी से क्लोज होगा, क्योंकि उसकी एम्बियंस, उसका पूरा जो एनवायरनमेंट वो इतना इतना अच्छा, इतना खुशी वाला था। एनीवे तो मैं आई जैसे तो मुझे वो सिंगला अंकल, एक सेवादार वहां पे गुरुजी के पास, तो उन्होंने घुसते ही मेरे को एक स्वरूप दिया गुरुजी का, छोटा सा पॉकेट साइज, और आज तक मेरे वॉलेट में है। और आज हम बहुत लकी हैं कि हमें स्वरूप मिल जाते हैं आसानी से, उस वक्त नहीं मिलते थे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा लकी हो बहुत कि मिल गया है, कभी मांगना नहीं, ये खुद से मिल गया तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने रख लिया वो अपने पास। जो जो सब कर रहे थे कर लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद, सब कुछ हो गया। और एक और आपको बैकग्राउंड दे दूं कि मुझे अपना नाम कभी पसंद नहीं आया बचपन से ही, कभी भी नहीं। और क्योंकि मेरी दादी ने रखा था तो कोई खास बोल भी नहीं रहा था कि बदल दो, पर मेरे दिमाग में आया कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं, मुझे तो नौकरी भी मिल गई है और मेरा पासपोर्ट जाना था रिन्यूअल पे। तो मैंने कहा अब कोई क्या कहेगा, मैं जाके अपना नाम बदल देती हूँ। और मैं घर पे लड़ती थी कि मेरा नाम क्यों रखा है ये, और कुछ भी रख देते हैं, मडोना रख देते, ये क्यों रखा। मैं तो झूठ बोल के आती थी अपने नाम के बारे में कि ये मेरा नाम तो, जो भी उस वक्त हीरोइन पसंद आती थी उसका नाम बोल देती थी मैं कि ये मेरा नाम है। तो जब गुरुजी के पास गए, जब खत्म हो गया सारा संगत, तो आगे लेने के वक्त मेरी फ्रेंड जो है उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया गुरुजी से ये बोल के कि गुरुजी मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ एमबीए में पढ़ती हैं। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ना की है, इसका मतलब हिंदी में है नाम क्या है। और मैंने कहा सारिका। कहते हैं सारिका, नाते बड़ा वधिया है। अब मैं देखती रह गई, और वहां पे मेनका गांधी बैठी हुई थी, उन्होंने मेरे नाम का मतलब ट्रांसलेट किया गुरुजी के लिए। और और ये चीज मुझे पहले एक दो एस्ट्रोलॉजर टाइप बोल चुके थे कि मेरा नाम मेरे लिए लकी है। एनीवे तो जैसे ही गुरुजी ने कहा ना वधिया है, तो मैंने कहा ठीक है अब नहीं बदलता, अब गुरुजी ने बोला है तो अच्छा होगा। तो मैं बस वहां से चले गए और कुछ खास हुआ नहीं उस दिन, लेकिन मैं बहुत खुश गई घर पर। जब मैं घर गई तो आई वाज, मतलब मैं जैसे उछलना चाह रही थी, मैं इतनी खुश थी। मैं रात को जब देर से पहुंची तो सिर्फ मेरे दो चाचा जगे हुए थे, बाकी सब सो चुके थे, और मैं उनको सारा वक्त बताती जा रही थी कि मैं एक ऐसी जगह होकर आई हूँ जहां से मैं इतनी खुश हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी चलें, आप भी चलें, सब चलें। और अ, बस उस दिन की खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे और कुछ नहीं था कि मुझे कोई कनेक्शन हो गया है या मुझे कुछ भगवान के दर्शन हो, ऐसे नहीं था। बस वो माहौल इतना अच्छा था कि वो खुशी मेरे अंदर आ गई सारी, उसको लेके मैं अपने घर आई। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं गुरुजी से ये फ्राइडे को मिली थी एम्पायर स्टेट में, और मेरा पासपोर्ट जाना था रिन्यूअल पे, क्योंकि वीजा के लिए भी जाना था, उससे पहले रिन्यू होना था। तो हम लोग घर पे ढूंढ रहे थे, वो पासपोर्ट मिल ही नहीं रहा था। एंड
ढूंढ ढूंढ के परेशान, तो वो मिल नहीं रहा था। तो ये फ्राइडे में गुरुजी से मिले और उसके अगले जो थर्सडे आया, विच वाज March 24th, तो मैंने गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए ड्रीम में। मतलब उनके मिलने के एक हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे ड्रीम में ऐसे दर्शन दिया, और वो दिखे मुझे मेरे MBA इंस्टीट्यूट में मेरी तरफ आते हुए। और मैं उनको देखती जा रही थी, और उनके पीछे पीछे उनकी संगत आ रही है, उनके लिए गुणगान करते हुए, उनको चीयर करते हुए। और उन दिनों वो क्योंकि मेरे पास और कोई रेफरेंस नहीं है इस वर्ड का, इसलिए मैं सोचती हूँ शायद ये रीजन रहा होगा। मैंने किसी को आज तक पापा जी नहीं कहा, ना ही मेरी फैमिली में, ना ही किसी और से सुना। पर उन दिनों वो एक सीरियल आता था, जस्सी जैसी कोई नहीं, वो मैं देखती थी हर दिन, और वो अपने फादर को पापा जी बुलाती थी। तो जब गुरुजी मेरे सामने आए, मैंने कहा गुरुजी, मुझे पता है मुझे आपको गुरुजी बोलना चाहिए, पर मेरे मुंह से पापा जी निकलता जा रहा है, तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे मुंह से यही निकल रहा है। और ये सब ड्रीम में मेरी बात चल रही है गुरुजी से, और गुरुजी कहते हैं तो क्या हुआ, मैं तेरे पापा जी जैसा ही तो हूँ। फिर मुझे गुरुजी बोले कि क्या हुआ। मैंने कहा गुरुजी मेरा पासपोर्ट खो गया है, नहीं मिल रहा। कहते मिल जाएगा। मैंने कहा गुरुजी बहुत ढूंढा है, नहीं मिल रहा है। और तो ये चलता रहा, मैं बोलती रही नहीं मिल रहा है, गुरुजी कहते मिल जाएगा। तो फाइनली थक के मैं गुरुजी से कहा, मैं गुरुजी अब ये तो नहीं मिल रहा है, तो मैं दूसरा बनवाने दे दूं। और गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और इतनी नटखट स्माइल, इतनी नॉटी स्माइल से मुझे कहते हैं हाँ जा दे दे। और ये मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ दर्शन में, ड्रीम में, दर्शन में, कि ये पूरी पासपोर्ट की बात चली। और रियलिटी में जब मैं सो रही हूँ, तो मेरी मम्मी आती है मेरे रूम में सुबह 5 बजे 6 बजे, जबकि वो कभी नहीं आती है मेरे रूम में इतनी सुबह। वो आई, उन्होंने रियलिटी में मुझे उठाया और कहा तुम्हारा पासपोर्ट। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने कहा कहाँ था। कहती है वही था जहाँ 2 बार पहले ही देख चुके थे, अपनी एक साइज की चीज के नीचे था, शायद इसलिए नहीं दिखा। मैं हैरान, मेरे साथ लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था पहले। मैं वहां गुरुजी से सपने में बात कर रही हूँ पासपोर्ट के बारे में, ये रियलिटी में आके मेरे को पासपोर्ट पकड़ा गए मेरे मॉम। और मैं बहुत हैरान। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया जो मुझे लेके गई थी गुरुजी के पास, और मैंने ये बताया उनसे कि ऐसे से हुआ है। कह रही भाई तुम बहुत लकी हो। मैंने कहा क्या हुआ। कहती है तुम पहली बार गई, तुम्हें स्वरूप मिल गया। पहली बार गई, गुरुजी ने बात कर ली, वो करते नहीं है किसी से ऐसे बात ज्यादा, जो मुझे बताया गया वो ज्यादा नहीं बात करते थे। मैं कहते हैं लोग इतने इतने टाइम वेट करते हैं, और हफ्ते के अंदर तुमको उन्होंने ड्रीम में दर्शन भी दे दिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप क्या करना चाहिए। कहती जाओ जाके शुक्राना करो, ये हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं 2 हफ्ते बाद चले जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बीच में ही उनकी बुआ जो है मेरी फ्रेंड की, वो चली गई थी गुरुजी के पास। मेरी फ्रेंड को छोटी बुलाते हैं। तो उनकी बुआ ने कहा गुरुजी वो छोटी की फ्रेंड आई थी, तो गुरुजी ने बस हाथ ऐसे कर दिया कि जैसे उनको पता था कि क्या हुआ है। जब मैं गुरुजी के पास फाइनली गई 2 हफ्ते बाद, तो वही इंसान सोच के जाता है कि ये बोलेंगे ये बोलेंगे, वहां कोई आवाज नहीं खुलती आपकी थी उनके सामने। तो जब मैं आज्ञा ले रही थी, एक बहुत हल्की आवाज में मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू। और गुरुजी ने कहा जय अशकर। वो मेरा स्वीटेस्ट सत्संग रहा है लाइफ का, क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे कि वो मेरे पापा जी जैसे हैं, और कहा जय अशकर, बहुत प्यार दिया। उसके बाद मुझे शुरू में पता नहीं था कि मांगते नहीं, जैसे आज मुझे लगता है हम ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हमें और बहुत कुछ पता है कि मांगते नहीं है, मानते हैं बहुत कुछ, इफ बट नहीं, ये सब कुछ नहीं। उस वक्त कोई बात भी नहीं करता था, तो इसलिए इतना पता नहीं होता था, कोई आवाज नहीं आती थी किसी सेवादार की, नहीं किसी बर्तन के खड़कने की, नहीं कुछ भी नहीं। तो इतना आपको फिर आइडिया नहीं होता कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैंने तो जी भर के मांगा, ना सिर्फ अपने लिए, मैंने अप, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, जिनको मैं नहीं भी जानती पर किसी का कुछ पता चल गया कि किसी के बच्चे को कैंसर है या कुछ, तो मैंने अंधाधुंध बस मांगना शुरू कर दिया। एंड संगत जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसे ऐसे केसेस हुए, यूं चीजें सॉल्व हो जाती थी लोगों की। मैं कहती गुरुजी आपने ये भी कर दिया, आपने वो भी कर दिया। वो तो यहाँ जब मैं न्यू जर्सी में संगत अटेंड करने शुरू किए, 2011 की बात है, तो
वहां मुझे समझ आया, जो पुरानी संगत बताती थी कि मांगते नहीं है, मानते हैं, मंगो नहीं मनो। एंड तब मुझे समझ आया कि नहीं मांगते हैं, तो मैंने मांगना तब छोड़ा है। लेकिन उससे पहले तो मैंने जो मांगा है यूं पूरा हुआ है, बिल्कुल। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कैसी कैसी चीजें। और क्योंकि बात मैंने, वैसे तो उन्होंने हर चीज पर मुझे इतना प्यार, इतना सब कुछ दिया है कि उसकी कोई कोई लिमिट नहीं है। और वो सत्संग में जाए तो, ये 18 साल हो चुके हैं इस चीज को, तो आप सोचें फिर, आप हर एरिया में सोच सकते हैं, फिर वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, मटेरियलिस्टिक चीजें हो, जॉब्स हो, गुरुजी ने सब कुछ दिया है। और लेकिन जो चीज उन्होंने मुझे, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी चीज कह लें अगर आप तो, और हाँ, बाय द वे मुझे लाइफ भी बख्श चुके हैं गुरुजी, और दिखा चुके हैं। वो एक और सत्संग है, उसमें आज नहीं जाएंगे। लेकिन लाइक आई सेड, ये सब में जो सबसे प्यारी चीज जो गुरुजी ने मुझे दी है वो है मेरा बेटा। वो मेरे लिए, उसको उसको रोज देखती हूँ तो मैं रोज ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जब भी उसको देखती हूँ तो। और उसका सत्संग आज मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मांगते नहीं है, मानते हैं, तो काफी चीजें फिर आप जब आप छोड़ देते हैं गुरुजी पे, तो कैसे होती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जब आप यहाँ होते हैं बाहर एक कंट्री में, तो आपको हेल्प नहीं होती है, तो सब कुछ खुद करना होता है। तो इतने सालों में कभी या तो वो रेडी नहीं होते थे, या मैं रेडी नहीं होती थी कि हमारा एक बेबी होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता था, अरे दिन में 2-3 घंटे, 3-4 घंटे तो सिर्फ ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं, फिर आओ घर का काम करो, सब कुछ करो। तो बच्चा पैदा कर भी लिया तो उससे होगा क्या, क्योंकि उसका ख्याल कौन रखेगा फिर, तो उसको क्या किसी के पास छोड़ के जाते रहेंगे, कैसे चलेगा। ये चक्कर में कभी वो रेडी नहीं, कभी मैं रेडी नहीं। फिर आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, आपको लगता है अरे अब तो लाइफ जैसे सेट हो गई है, तो क्या अब करना भी चाहिए बच्चा या नहीं करना चाहिए। ये सोच सोच में सब निकल जाता है, और काफी बार तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलता एक बिजी लाइफ में, करियर में। आ, कुछ हुआ ऐसे कि कहीं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, तो वहां पे 2019 के एंड की तरफ, ईयर के एंड की तरफ, तो मुझे कुछ कुछ लगा कि आई थिंक प्लान करना चाहिए बेबी। मैं तब तक 39 हो चुकी थी, तो मैं कहा प्लान करना चाहिए बेबी, क्योंकि अब नहीं किया तो कब करेंगे। तो ऐसे ही बस सोचा ही था कि करते हैं। और इट्स सो ऐसा हुआ कि फिर कोविड शुरू हो गया। मार्च 2020 में तो कोविड शुरू हो गया, हम सब घर बैठ गए। घर बैठे तो टाइम मिला ये चीज समझने का कि अरे ये एक चीज है जिस पे काम करना है। और मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा कि, मेरे हस्बैंड का नाम अथरेश है, तो मैंने कहा कि देखो, अगर तो बेबी हमें करना है तो इससे बेटर टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम घर से काम कर रहे हैं। तब तक 2-3 महीने हो चुके थे ये वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन को, और ये पता नहीं था ये कब तक चलने वाला है। तो मैंने कहा काम क्यों ना करें, इसमें प्लान कर लेते हैं, जितनी प्रेगनेंसी निकल गई निकल गई। और तो उसने पहली पहली बार, मैंने भी, पहली बार उसने भी बोला कि हाँ ठीक है करते हैं। हम दोनों पहली बार अग्री किए एक ही टाइम पर। एंड मैं मेरा बर्थडे लाइक आई सेड जुलाई में होता है, तो मेरे बर्थडे में 1 महीना रह गया था 40th बर्थडे में। तो मैंने अपने डॉक्टर को फोन किया, तो मैंने कहा आईवीएफ करते हैं, बिकॉज टाइम नहीं वेस्ट करना है, इसको जल्दी करेंगे जितना टाइम प्रेगनेंसी का निकल जाए वर्क फ्रॉम होम में, क्योंकि ऑफिस दूर हम दोनों का पड़ता था। एंड गुरुजी की मेहर ऐसी हुई कि आईवीएफ शुरू किया। एंड जो पहला साइकिल था वो नहीं ठीक गया, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, कोई एग फर्टिलाइज। थोड़ा मैं आईवीएफ के बारे में बता दूं आपको कैसा होता है, जस्ट थोड़ा सिंपली। आईवीएफ वही करता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी करती है, लेकिन वो बस आपकी बॉडी के बाहर उस बच्चे को बना रहे होते हैं, एटलीस्ट उसका जो इनिशियल स्टेज वो है पार्ट। तो
वो क्या करते हैं कि एक वुमन का एग लेते हैं, एक मैन का स्पर्म लेते हैं और उसको लैब में एक साथ डालते हैं ताकि वो एक एम्ब्रियो बन जाए, एक बेबी बने, और फिर वो एम्ब्रियो लेके वुमन की बॉडी में डालते हैं ताकि उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे होती है। तो जब मेरा एंड द रीजन मैं आपको ये बता रही हूँ साइकिल के बारे में कि हम हर चीज को किस तरीके से देख सकते हैं। जब मेरा पहला साइकिल हो रहा था, वो सोचिए किस दिन हुआ, सितंबर 7th 2020, और मुझसे कितने एग्स मिले उनको, 7। मैंने कहा मैं तो इतने खुश, मैंने कहा बस ये तो हो ही गया। मैंने कहा सितंबर 7th, मैंने कहा एग्स निकले 7, मैंने कहा अब तो बस हो ही गया सब कुछ। सितंबर 8th उन्होंने मुझसे बताया कि कोई भी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब भले उसमें उन्होंने स्पर्म डाला लेकिन वो एग वो बना ही नहीं, एम्ब्रियो नहीं बना। मेरी हालत खराब, और मैंने कहा कि ये क्या था। आई वाज मतलब मैं इतनी पॉजिटिव थी कि ये तो बिल्कुल हो ही जाएगा, इसमें क्या वो है। देखिए गुरुजी का है लकी 7 नंबर, और 7 एग्स मेरे रिट्रीव हुए थे, तो क्यों नहीं हुआ ये मैं अपने दिमाग में सोच रही थी। एंड डॉक्टर एंड बहुत हार्ट ब्रेक सा हो गया जब वो आपको बोलते हैं, तब आप ये नहीं सोचते कि जी कितने इंजेक्शंस लगे आपको, कितनी बार आपसे ब्लड लिया गया और जितना पेन हुआ आपको पूरे प्रोसेस में, तब आपका बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो जाता है कि ये हुआ कैसे नहीं। और जब ये नहीं हुआ तो जैसे हम विमेन होते हैं स्पेशली, हम सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करते हैं हर चीज की, ज्यादातर चीजों के लिए गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं, मेरे में कुछ कमी, कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने इतनी देर वेट कर लिया कि ये सब हो रहा है। एंड मैं अपने आप को यही चीजें बोलती जा रही थी। एंड मेरे डॉक्टर, ये रिजल्ट के बाद डॉक्टर ने मुझसे बात करनी थी, तो उन्होंने मुझसे बात की ऐसे ही जैसे जूम कॉल जैसे पे। एंड पता नहीं उन्होंने मेरा मन पढ़ लिया या क्या, और पहली चीज ने मुझसे बोली कि अपने आप को नहीं ब्लेम करना, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इसमें कोई भी चीज गलत हो सकती थी, मतलब चांसेस होता है, कितने, एक नहीं दो नहीं, कितने रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं नहीं सक्सेसफुल होता। तो शी सेड अपना अपने आप को बुरा नहीं लगाना, हम एक और बार कोशिश करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो एक और बार कोशिश की। इस बार जो नेक्स्ट साइकिल था वो हुआ नवंबर में जाके, नवंबर 2020, और उसमें मैंने कहा चलो इस बार कुछ ज्यादा एग निकला मेरे से लेंगे तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। पिछली बार तो 7 में से भी एक में भी नहीं हुआ, इस बार ज्यादा लेंगे तो क्या पता कुछ ज्यादा चांसेस बन जाए होने के। संजय जी 29 नवंबर था वो 2020, और उन्होंने मुझसे एग्स निकाले और फिर से सिर्फ 7 थे। मैंने कहा लो, मैंने कहा फिर से उतना ही। तो इस बार मैं अपना वो कह रही थी, ज्यादा ज्यादा खुश मत होना कुछ भी, क्योंकि फिर जब नहीं होता तो दुख भी बहुत होता है। और अगले दिन गुरु पूरब था, 30th नवंबर 2020, और याद है मैं आपसे कैसे कह रही थी, जब हम विमेन अपने आप को बोलते हैं कि हम गिल्टी फील करते हैं हर चीज के ऊपर, अपना सारा ब्लेम भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जब 29th को उन्होंने मुझसे 7 एग्स फिर से लिए और 30th को रिजल्ट आना था कि उसमें से कितने फर्टिलाइज हुए, संजय जी वो 7 में से 4 फर्टिलाइज हुई। मेरे हस्बैंड भी वही है, पिछली बार सेम 7 एग्स थे, इस बार सेम 7 एग्स हैं। पिछली बार कुछ भी नहीं हुआ, इस बार 7 में से 4 हो गए। तो एक चीज की उन्होंने मुझे खुशी दी कि ये नहीं कि कुछ मेरे में प्रॉब्लम है। वो 4, एंड वो गुरुपुरब का दिन था, लाइक आई टोल्ड यू, मैं बहुत खुश थी कि उस दिन वो एग्स बने, वो एम्ब्रियो बने, 4 फर्टिलाइज हुए। वो करते करते और हमने एडवांस टेस्टिंग पे भी डाला, और फिर जाके वो 4 में से एक, सारे टेस्ट को क्लियर करके एक एम्ब्रियो ठीक था, और वो मेरा बेटा है आज। और मैंने गुरुजी से, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि अच्छा अब टाइम आता है कि चलो सब ठीक है, तो ये इस एम्ब्रियो को आपकी बॉडी में डालते हैं, फिर वो नॉर्मल, लेकिन इसकी इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपकी बॉडी में डालेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी अचीव। 70% चांस होता है कि ये
जो आपके बॉडी में डाल रहे हैं वो आप ही का जो उन्होंने बनाया आपके एग और स्पर्म से, वो आपकी बॉडी में डालेंगे तो जरूरी नहीं है कि डालेंगे और हाँ आप प्रेग्नेंट हो गए, नहीं, 70% चांस होता है कि वो जाके अंदर स्टिक करेगा या नहीं आपकी बॉडी में। मैंने कहा लो फिर से वो, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी से फाइनली कहा कि जब उन्होंने ये प्रोसेस कंप्लीट किया, मेरे अंदर डाला और 2 हफ्ते वेट करते हैं, तब मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी देखिए मैं ये नहीं कहूंगी मैं डेस्परेट हूँ बहुत एक बच्चे के लिए जैसे बहुत लोग होते हैं। मैंने कहा गुरुजी पर अब मेरा मन है कि मुझे भी चाहिए, और लेकिन मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर मेरे लिए अच्छा है तो मुझे दीजिएगा, अगर मेरे लिए नहीं अच्छा है तो आप प्लीज मेरा हाथ पकड़िएगा, क्योंकि दोनों केसेस में मुझे आपकी बहुत जरूरत होगी। बेबी आएगा तो भी आपकी बहुत जरूरत है, अगर बेबी नहीं हुआ तो भी आपकी बहुत जरूरत होगी, बिकॉज बहुत दुख होगा मुझे। एंड मुझे याद है वो होली का दिन था और मुझे फीलिंग आई अंदर में बॉडी में, ऐसे मुझे लगा कि मुझे लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसके 4-5 दिन बाद टेस्ट था, और मैं तब तक क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो जैसे ही मैंने वो ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट किया था और मैं वेट कर रही थी रिजल्ट का, तो मैं कहीं आ जा नहीं रही थी बिकॉज कोविड का टाइम था यहाँ पे। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ मार्च 2021 की। तो मैंने सोचा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं, तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने आप को हर इन्फेक्शन से दूर रखूंगी और मैं वेट करूंगी। और देखिए होता क्या है, मैं मंदिर नहीं जा पाई, मैं गुरुजी का लंगर नहीं खा पाई, और मैं सोचती थी काश मुझे गुरुजी का लंगर मिल जाता, किसी तरह मिल जाता, पर मैं तो बाहर जा ही नहीं रही थी। आई डोंट नो आप में से कितने जानते हैं आरती कपूर, जनरल कपूर, उनका आपने सत्संग सुना है मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते पहले। उनके जो फादर जनरल कपूर वो यहाँ आए हुए थे उस टाइम पर, यहाँ जर्सी में, न्यू जर्सी में, यूएस में। एंड उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कुछ ड्रॉप करना था उनके घर पे, तो मैंने सोचा मैं उनके घर के दरवाजे पे छोड़ के चले जाऊंगी वो चीज। और आरती वैसे वो बहुत ही जल्दी जवाब देती हैं, फिर वो फोन का हो मैसेज का हो, बहुत जल्दी जवाब देती हैं। उस दिन मैं उनके घर ड्राइव करते हुए जाती, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कोई। मैं डर गई 1 मिनट के लिए कि क्या हुआ है वहां पर, अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी क्या, वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे ये दरवाजे पर छोड़ के चीज नहीं जानी चाहिए, मुझे घंटी बजाकर पूछ लेना चाहिए कि क्या पता किसी चीज की जरूरत हो, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। संगत जी अगर आरती फोन उठा लेती या वो मैसेज कर लेती तो मैंने तो बस बता देना था कि ये चीज जो है मैं बाहर छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन क्योंकि उसने ना फोन उठाया ना मैसेज किया और मैं ड्राइव कर रही थी, इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैं वहां पहुंची, मैंने घंटी बजा दी, उसने दरवाजा खोला। मैंने कहा आरती सब ठीक है? सर हाँ सब ठीक है, क्यों क्या हुआ? मैंने कहा आप ना मैसेज कर रहे हो ना फोन। कहती है मैं गुरुजी का दरबार सजा रही थी, क्योंकि उनके घर पे संगत होने वाला था। मैंने कहा ओह, मैंने कहा आपने डरा दिया। कहती है सुन, तू आई है तो अंदर मत्था टेक ले, कोई किसी ने अब तक दरबार नहीं देखा गुरुजी का। मैंने कहा बिल्कुल। मैं गई नीचे, मैंने दरबार में मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी कैसे आप हर बात सुन लेते हो, बिल्कुल। एंड फिर मैं मत्था टेक के जब हटी तो आरती मुझे कहती है ये ले लंगर, कहती है मंदिर से आया है, मेरे पास तो देख वैसे इतने हैं, तो तू ले ले 2। मैंने कहा आप मुझे लंगर दे रहे हो? कहती हाँ। और मैं दिमाग में सोच रही हूँ मैं यही तो चाहती थी कि मेरे प्रेगनेंसी रिजल्ट आए उससे पहले मुझे लंगर मिल जाता गुरुजी का। मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी, लेकिन कैसे गुरुजी ने मुझे मत्था टेकवा दिया, मुझे 1 नहीं 2 लंगर दिए। और श्योर इनफ ये अप्रैल 2 की बात है, मुझे वो 2 लंगर मिले, मैं बहुत खुश घर गई। अप्रैल 5 मेरा प्रेगनेंसी रिजल्ट था। एंड वो जो लेवल होता है जो वो चेक करते हैं जिससे उनको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, मेरा वो लेवल था 777.37S था। एंड उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा लेवल है, तो उससे उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड मैं इतनी खुश थी संगत जी, बिकॉज आप सोचिए 2 साइकिल के बाद मेरा वो जो एम्ब्रियो बना भी तो एक ही बना, जो सारे टेस्ट को पास किया वो एक ही था, और उसके भी चांसेस 70% थे कि वो डालेंगे मेरे बॉडी में और प्रेगनेंसी होगी, और वो हो गई। और
उन्होंने मुझे लंगर भी खिलवा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद भी इतने सत्संग हुए। उनका भी उसका जो 3rd या 4th मंथ में एक बहुत मेजर टेस्ट होता है टू चेक के सब कुछ नॉर्मल है तो बेबी का। और जिस दिन वो टेस्ट होने वाला था, उस दिन सुबह को, और वो जुलाई 21 था मेरा ख्याल है। एंड उस दिन भी गुरुजी वो टेस्ट होने से और मैं डरे हुए थी, आई होप ये टेस्ट ठीक आए, ये ठीक आए, बिकॉज मैं 41 होने वाली थी। तो उस दिन गुरुजी मेरे को फिर से दर्शन दिए ड्रीम में, सुबह में। कुछ कहा नहीं, बस ये दिखाया कि मैं और मेरे हस्बैंड, उनके एक संगत हो रही है, उसमें बैठे हुए हैं हम लोग, और बहुत खुशी वाला माहौल है। फिर से मैंने कहा बस गुरुजी ने दिखा दिया, ठीक है, उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया है। और उसके बाद प्रेगनेंसी कुछ ऐसे चली कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे अपने आप को बोलना पड़ता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि गुरुजी ने इतनी इजी प्रेगनेंसी मुझे दी। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कोई थ्रो अप नहीं किया, कोई क्रेविंग भी नहीं थी। हालांकि मैं चाहती थी कोई क्रेविंग तो हो कि मैं अपने हस्बैंड को रात को भगाऊं और बोलूं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अपना काम भी आसानी से कर रही थी घर से बैठे हुए, तब तक ऑफिसेज नहीं खुले थे। मैं जहां गुरुजी से बोल रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी की जितनी प्रेगनेंसी निकल जाए, वर्क फ्रॉम होम में अच्छा आ जाए, उतनी क्या, मेरा बेटा जब तक 1 साल का नहीं हो गया मैं घर से ही काम कर रही थी। और हर जगह आकर उन्होंने दिखाया दैट वो साथ हैं, वो बेबी को देख रहे हैं। अक्टूबर 25 मेरे मॉम इन लॉ दिल्ली में थे, और उन्होंने ध्यान में गुरुजी को देखा। और गुरुजी ने, ये डिलीवरी से पहले की बात है, मेरा मेरा बेटा दिसंबर में पैदा हुआ था, ये अक्टूबर में आके गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को दिखाया ध्यान में कि उनको बोला कि योर बेबी स्पेशल, मतलब आपका बेबी स्पेशल है, ब्लेस्ड है। और मेरा इतने इतना उन्होंने ख्याल रखा है उसका। फिर हम सोचते थे अरे इसको हम जब डिलीवरी हो जाएगी ख्याल कैसे रखेंगे, फिर से यहाँ तो हेल्प नहीं होती है। संगत जी, एक मतलब वो जब तक 1.5 years का नहीं हो गया, पहले 9 months मेरी मॉम यहाँ पे थी, दूसरे 9 months मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे थी उसका ख्याल रखने के लिए। मैं सोचती हूँ गुरुजी आपने कैसे कराया सब कुछ। और यही चीज अगर उस कहने का मतलब ये भी है कि हम सोचते हैं कि अरे वो पहले साइकिल में क्यों नहीं हुआ, बेबी दूसरे में हुआ। संगत जी, अगर वो पहले साइकिल में हो जाता कोई आ ही नहीं पाता, क्योंकि फ्लाइट्स ही नहीं खुली थी तब तक। गुरुजी ने इतना ख्याल रखा कि पहले नहीं, मेरे दूसरे आईवीएफ साइकिल में ये आया मेरे पास, और हमें थ्रू आउट हेल्प मिली इसके लिए। और जो जो मैं सोच सकती थी वो सब कुछ हुआ। और अगेन आरती के यहाँ संगत थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, और मैंने किसी को नहीं बताया था कि हमें पता था, मेरे मेरे हस्बैंड को पता था कि इट्स अ बॉय, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं था। और मैं आरती, और देखिए टाइमिंग गुरुजी की, मुझे आरती के यहाँ सब संगत शुरू होने से पहले जाना था ताकि मेरा एक्सपोजर ना हो सबके साथ और कोई इन्फेक्शन ना हो मुझे। लेकिन जब तक मैं प्रसाद लेके आरती तक पहुंची तो शब्द शुरू हो चुके थे। टाइमिंग तो गुरुजी ही देखते हैं आपकी जब आप आते हैं। मैंने जैसे ही मत्था टेका गुरुजी के दरबार में, एक लाइन थी, गुरु की ऐसी कृपा हुई कि सोना लाल बख्शा, ये एग्जैक्ट वर्ड्स, बट ये सोना लाल बख्शा तो आरती को ही शायद याद होगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे मैं मत्था टेक के हटी, आरती ने मुझे कहा तुम्हारा बॉय हो रहा है राइट। मैंने कहा कैसे बोल रहे हो, कहती देखो तुमने नोटिस नहीं किया, तुमने जैसे ही मत्था टेका, और लाइन थी कि ऐसी कृपा हुई कि सोना लाल बख्शा। मैंने कहा ये इनको कैसे पता, एंड श्योर इनफ गुरुजी ने बता दिया जैसे सबको। और उस दिन मैं जिससे मिल रही थी वो बस मुझे, उनको ये नहीं पता था कि गर्ल है कि बॉय है, लेकिन हर कोई बस मुझे देखते बोल देता था कि ये तो बॉय है। एंड तो इतने मैसेजेस, इतना प्यार गुरुजी ने दिलवाया इस पूरी प्रेगनेंसी के थ्रू, दैट मैं जितना बोलूं कम है। कोई प्रेगनेंसी के टाइम मेरे साथ कोई नहीं था, हाँ डिलीवरी के वक्त सारी हेल्प मिल गई थी, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त गुरुजी ने हेल्प की नीड भी नहीं फील होने दी।
क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक रखी, सब कुछ बिल्कुल ठीक रखा। उसके बाद ये तो मेरे बेबी का सत्संग है, एंड आई विश कि जिसको भी बेबी चाहिए उनको इतना ही ऐसे ज्यादा प्यार और सपोर्ट और ब्लेसिंग गुरुजी की तरफ से मिले। और हम सोचते हैं हम एक एज पे हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पर गुरुजी दिखा देते हैं कि हर चीज पॉसिबल है, और इतने प्यार से पॉसिबल है, इतनी आसान कर देते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी सबके लिए कि जिनको भी चाहिए उनको भी इतना ही आसानी, इजी वाली प्रेगनेंसी मिले और इतना प्यार मिले। ये तो मेरे बेबी का सत्संग है, उसका नाम अर्श है। और अब मैं एंड करने से पहले मुझे कुछ सत्संग है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मेरे नहीं है, और लोगों के हैं, लेकिन वो हमेशा मुझे हंसाते हैं और मुझे अच्छा लगता है उनको शेयर करना। इनके जरिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी सीरियस नहीं, मतलब वो ऐसे दिखाकर कुछ, जरूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो और उसको बहुत सीरियस टर्न देकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। वो हंसी मजाक में कितनी चीजें आपके लिए सॉल्व कर देते हैं, जैसे जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, तो उसी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी। तो एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ले लेते हैं जो कि बहुत लोगों को होती है। तो एक अंकल थे, उनको उनके पैसे किसी ने ले रखे थे जो वापस नहीं दे मिल रहे थे। वो बहुत टाइम से उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उनको पैसे अपने वापस नहीं मिल रहे थे। और गुरुजी ने तो एक बार, वो बैठे हुए थे और जिन्होंने उनसे पैसे लिए थे वो आए और उन्होंने वापस कर दिए। और अंकल बड़े हैरान कि इतने टाइम से तो मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ और मैंने तो अब छोड़ ही दी थी उम्मीद इन पैसों की, तो आप कैसे आके मुझे ऐसे सडनली वापस कर रहे हैं। और वो जो वापस करने आए थे वो कहते हैं, अरे मैं क्या कहूँ, एक गंजा आके मुझे हर दिन सपने में तंग करता है। तो वो गुरुजी को रेफर कर रहे थे। दूसरा, जैसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं बड़े सारे लाइफ में स्पिरिचुअल, तो एक अंकल हैं, वो उनका नाम है वरुण दुआ। वो यहाँ थे पहले, अब वो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार गुरुजी को सपने में देखा और गुरुजी से बोला, गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप हो कौन। और गुरुजी ने कहा, 10 हुन पार्वती नो नाल लेके घुमा। मतलब अब बताओ जरा, क्या मैं पार्वती को साथ लेके घूमता फिर वो बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। देन तीसरा मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशनशिप्स में भी कैसे गुरुजी आके हंसी मजाक के थ्रू बस हमको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो एक आंटी है, भाटिया आंटी, भाटिया अंकल तो अब नहीं है, लेकिन भाटिया आंटी हैं भी। तो उन्होंने ये एक बार सत्संग सुनाया था दैट एक बार आंटी और अंकल का झगड़ा हो गया, तो वो दोनों बिना खाए पिए सो गए। और गुरुजी आंटी के सपने में आए और बोला कि हाँ फिर की बनया है। तो आंटी ने बताया जो भी उन्होंने दाल रोटी जो भी बनाई थी। तो गुरुजी ने कहा चल हम खाइए फिर। तो आंटी ने कहा ठीक है। तो अंकल ने कहा कि और भाटिया, मतलब जो अंकल है उनके लिए वो कैसे खाएंगे। तो आंटी ने कहा ठीक है ठीक है गुरुजी, पर मैं सिर्फ इक्को बारी पूछांगी। मतलब उन्होंने गुरुजी को सपने में कहा ठीक है मैं पूछ लेती हूँ लेकिन मैं एक ही बार पूछूंगी उनसे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो आंटी उठी अपनी नींद से और उन्होंने भाटिया अंकल को उठाया और उनको बोला कि चलिए खाते हैं। तो अंकल ने कहा ठीक है। तो आंटी हैरान हो गई, तो अभी गुस्से में बिना कुछ बात किए यूं ही खाना नहीं खाएंगे बोल के सोने चले गए थे। अभी मैंने एक बार पूछा तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो जब उन्होंने खाना खा लिया तो आंटी ने कहा कि अंकल के अपने अंकल मतलब भाटिया अंकल को कहा कि आप तो बड़ा गुस्से होके सोए थे और बोला कि नहीं खाऊंगा, तो कैसे मान गए आप एक बार में। तो अंकल ने कहा तो तूने भी पूछा ना मुझसे खाने के लिए। तो आंटी ने कहा मैंने तो इसलिए पूछा बिकॉज ऐसे ऐसे ड्रीम में गुरुजी आए और ऐसे ऐसे बात हुई, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो अंकल कहते हैं वो तो पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 बताता हूँ। तो आंटी ने कहा बताओ। कहते हैं वो गुरुजी मेरे भी ड्रीम में आए और मुझसे बोला भाटिया खा ले आंटी इक्को बारी पूछेगी सिर्फ। तो
ये हुआ एंड और आखिरी जो मुझे अच्छा लगता है सत्संग, तो एक कोई थे जो लाइक आई सेड गुरुजी के बारे में प्रचार कोई इतना अलाउड था नहीं, तो आपको मीडिया में या कहीं पर भी उनके बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता था, तो किसी को ये नहीं पता था गुरुजी दिखते कैसे हैं। तो एक एक यंग मैन वो दिन के टाइम पे घूमते फिरते एम्पायर स्टेट के आसपास आ गए और वो इधर उधर झांकने लगे और कोइंसिडेंटली गुरुजी निकल आए वहां से बाहर, लेकिन वो अपने शॉर्ट्स टी शर्ट और जूतों में थे। तो वो जो बंदा था वो इधर उधर झांक रहा था, तो गुरुजी मिल गए। तो गुरुजी ने कहा हाँ, क्या हुआ? तो वो बंदा गुरुजी को कहता है सुनिया है ਇੱਥੇ कोई बाबा रहंदा है, शब्द ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, कंजर ने मेरा तो कराया नहीं हल्ले तक। तो फिर गुरुजी ने कहा चल कोई नहीं शामी 7 बजे आ जाई। मैं नहीं जानती वो अंकल कौन है, बट मैं उनको जरूर किसी से मिलना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि जब वो एक्चुअली शाम को आए, उन्होंने गुरुजी को ही गद्दी पे बैठे देखा तो क्या फील किया। तो ये कुछ सत्संग हैं जो मेरे भी मैंने आपसे शेयर किए हैं, और ये वो भी हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इससे आगे ऐसे तो बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन कुणाल अंकल, कैन यू हियर मी? जी आंटी। जी। अंकल सोचे तो मैंने यही थे आज के लिए, आप चाहते हैं तो मैं कुछ और भी बोल सकती हूँ, या आप जैसे आप बोलें। जैसा आपको ठीक लगे आंटी, जो सत्संग आपने करना चाहते हैं, अगर कोई और है तो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ तक करना तो यहाँ तक भी ठीक है। होने को और भी हो सकता है अंकल, वो थोड़े और लंबे हो जाएंगे तो और थोड़े और सीरियस हो जाएंगे। ये वाले क्यूट से थे, ये वाले होप और पॉजिटिविटी के ऊपर और अपनी चीजों को देखने का जो नजरिया है उसके ऊपर थे कि गुरुजी कैसे हमारी थिंकिंग बदलते हैं, कैसे प्यार देते हैं, ये उसके ऊपर थे। और थोड़े और हैं लेकिन वो सीरियस से हैं, इसलिए मैं जरा संगत को पॉजिटिव और हैप्पी नोट पे एंड करना चाह रही थी ये सत्संग। लेकिन अगर आपको लगता है और भी टाइम आप चाहते हैं कि है तो मुझे बता सकते हैं आप। जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप हैप्पी पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहते हो तो जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, मैं यूजुअली इस पे एंड करती हूँ, मुझे बड़े हैप्पी लगते हैं ये वाले जो 3-4 जो मैंने आपको अभी बताए, वो मुझे बहुत हैप्पी लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। एंड आई वांट टू लीव, मैं चाहती हूँ जब खत्म हो तो लोगों के फेस पे एक स्माइल रहे। जी आंटी, श्योर। तो इसी के साथ मैं आगे लेना चाहूंगी आप सबसे। आप मुझे देख नहीं सकते बट फोल्डेड मतलब हाथ जोड़ के मैं सबको फिर से एक बार थैंक यू करना चाहूंगी। कुणाल अंकल आपको भी, और सबसे बड़ा थैंक यू ऑब्वियसली गुरुजी को कि आज का ये सत्संग कराने के लिए और मुझे ये सेवा देने के लिए। और यही चाहूंगी कि हम बस गुरुजी को मानते रहें, उनमें फेथ रखते रहें, और अगर कोई चीज जैसे नहीं भी हो रही है तो ये देखें कि वो भी क्यों नहीं हो रही है, गुरुजी उसमें भी क्या अच्छा कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड है, मैं गुरुजी को बोलती हूँ हाँ आपसे मांगना मना है, लेकिन जो मेरी कम्युनिकेशन है आपकी तरफ उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि हाँ गुरुजी देखिए चाहिए तो ये, लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि जो आपको बेस्ट लगता है आप वो करें। अगर मेरे मर्जी का हुआ तो ऑब्वियसली मैं खुश होंगी, और अगर मेरी मर्जी का नहीं हुआ तब भी आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि आपके बिना तो कोई भी सिचुएशन से हम निकल नहीं सकते। तो ये मेरा एक अप्रोच गुरुजी की तरफ रहता है। आगे जो हम सोच भी नहीं सकते वो उससे भी अच्छा हमें दे ही देते हैं, और सबसे ज्यादा जो हमें देते हैं एक ऐसा बिलीफ देते हैं कि ये हम सबको पता है कि कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ हैं, वो पीछे खड़े हैं। और इससे बड़ा अश्योरेंस, इससे बड़ा वो कोई और हो नहीं सकता हम सबके लिए। और इसी के साथ सबको फिर से एक हाथ जोड़ के नमस्ते, शुक्राना। आप सबने सुना, आई होप सबको अच्छा लगा, और सबको किसी को भी जो भी इसमें से मैसेज मिलना हो गुरुजी बस पहुंचा दें। एंड सबको शुक्राना और थैंक यू एक और बार।